हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर का, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, देखिए ये तो अभी कंफ्यूजन में है कि जेई मेन होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर जेई मेन पोस्टपोन हो जाता है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। अगर जेई मेन पोस्टपोन हो जाता है अपना, ठीक है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रिवीजन की। फिर तो मैं अच्छे से आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट, जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, लेकिन अगर जेई मेन आने वाले दिनों में होता है तो अपना रिवीजन सीरीज है ये। ठीक, अपन रिवाइज करेंगे, अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और एक बात श्योर है यार, कि अगर इतने क्वेश्चंस जितने मैं बता रहा हूँ उतने बेस्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चंस आएंगे आपको, ऐसा नहीं है। मैं जिस जिस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा प्लीज़ आप उस टाइप का क्वेश्चन फोकस करेंगे। ठीक है, तो डैम श्योर है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज कराया था। प्लीज़ आप उसे रेफ़र कीजिए। अगर आपका आयनिक बहुत स्ट्रॉन्ग भी है तब भी आप जाके वो क्वेश्चंस करिए और आप देखिए कि उस टाइप के क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो कुछ आसान वे देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और अगर आपको आयनिक में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप उसको रेफ़र करके वहाँ पे जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन ये चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यही, डेल्टा यू व्हाट होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जेई मेन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और कितना आसान क्वेश्चन है कि डेल्टा यू क्या होगा। देखिए जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो फिर मतलब लंबा लंबा चीज़ पढ़ने लगते हैं, इधर उधर का चीज़ पढ़ने लगते हैं ज़्यादा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जेई मेन और जेई एडवांस में फ़र्क क्या है। जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो जेई सोच के प्रिपरेशन करते हैं। क्या सोच के प्रिपरेशन करते हैं? जेई। और ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यार अपनी काम तब तक आती है जब तक जेई मेन का जब तक जेई मेन जब तक जेई मेन 2 मंथ ना बचे। जैसे मान लीजिए अपन का अगर सितंबर में जेई मेन होना है, ठीक है, तो जुलाई तक ये स्ट्रेटजी सही है यार कि हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद एडवांस के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है। तो अभी मैं आपको जेई मेंस के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। दरअसल हम लोग डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन छोड़ के हाईफाई क्वेश्चन देखने लगते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक, तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको डिफिनीशन पता होगा डेल्टा यू क्या होता है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। और ये जेई मेन में रिसेंट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ, जिनको आता है वो खुद से करिए वीडियो पॉज करके, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। देखिए मैंने आपको डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कराया है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा यू भी आपसे पूछेगा। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, इस तरह का डिफिनेशन बेस्ड कि डेल्टा यू, डेल्टा एच, ठीक है, इस तरह का डिफिनेशन बेस्ड वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप प्लीज़ इसे कंसिडर करके उस तरह के डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। ठीक, अब ये डब्ल्यू क्या होता है यार अपना, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस होगा, देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा वैसे इसमें। तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू क्या होता है, अपना जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पी डेल्टा भी, राइट। ठीक है, ये सबको पता होगा वर्क डन। ठीक, अब देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा भी 0 होता है। अब ये आइसोकोरिक प्रोसेस किस किस जीव का नाम है यार। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम सेम होता।
ठीक है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। ये आइसोकोरिक प्रोसेस का डेफिनेशन है। ठीक, तो जो ही उसका डेफिनेशन ये है कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा भी होता है, तो डेल्टा भी जीरो हो गया, तो पी डेल्टा भी वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर होगा जी, क्यू के बराबर, राइट। अब देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा पी जीरो होता है। अब आइसोबैरिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता है। आइसो मतलब सेम, बैरिक रिलेटेड है प्रेशर से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि पी चेंज नहीं होता है इस प्रोसेस में, तो यहां भी क्या हो जाएगा जी, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, आपको ये पता होगा, ठीक है। अगर आप नहीं पता होगा तो प्लीज आप डिफिनीशन रेफर कीजिए, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक। मैंने इसलिए कराया है ताकि आपको ध्यान आए कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आप इसे ध्यान में रखिए हमेशा, जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए तो उसका डिफिनेशन तो आना चाहिए, साथ ही साथ ये दिमाग में भी घूम जाना चाहिए उसमें क्यू इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है अपना यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू। दरअसल हम लोग को कोचिंग में ऐसा कराया भी जाता है सीधे सीधे। अगर आपको सीधे सीधे याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो एग्जाम में भी करके देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा यू डब्ल्यू हो गया, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा टी जीरो के बराबर, डेल्टा यू जीरो के बराबर। तो ये अपना तो होने से रहा, क्योंकि डेल्टा यू तो जीरो के बराबर होता है और हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा यू किस प्रोसेस में वर्क के बराबर होगा। देखिए यही तो पूछ रहा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू विच वर्क, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबेटिक वर्क, किस 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 प्रोसेस के वर्क के बराबर होगा अपना डेल्टा यू, ठीक है। यही तो पूछ रहा है बेसिकली। तो अपना आंसर होगा कि डेल्टा यू एडियाबेटिक वर्क है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें बहुत सारे डिफिनीशंस आए, आप प्लीज डिफिनीशंस को रेफर कीजिए, मेरा यही रिक्वेस्ट था। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन था जेईई मेन में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है यार कि द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। अब ये हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, क्या होता है हीट ऑफ कंबशन, किसी चीज को जलाने में जो हीट लग रही है, जैसे कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब जलाते हैं तो जो हीट ऑफ कंबशन है वो इतना है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का इतना है, ठीक। अब देखिए द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए ये क्वेश्चन अपना यार थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्मोकेमिस्ट्री में ये चीज पूछा ही पूछा जाना, अगर थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं बताता हूँ। देखिए ये भी जेईई मेन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत लल्लू है, उसका बहुत आसान वर्जन है, ठीक है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत खतरनाक खतरनाक भी हो सकता है, ठीक। जैसे देखिए क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, हम दोनों रिएक्शन लिखेंगे, जैसे जो भी दिया है, जिसका भी हीट ऑफ कंबशन दिया है, ठीक, वो दोनों रिएक्शन लिखेंगे। इसका मतलब जनरल प्रोसेस बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या करेंगे यार, जो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो कंबशन ऑफ कार्बन का हम एक रिएक्शन लिखेंगे, किस कार्बन होगा, ठीक, और उसका डेल्टा एच मुझे दिया है। और फिर मैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का भी लिखेंगे, कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन लिखेंगे और उसका भी डेल्टा एच गिवन है, दोनों रिएक्शन लिख लेंगे। उसके बाद जो चीज जिसका हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, उस चीज का क्या करेंगे यार, ठीक है, उस चीज का फिर रिएक्शन लिखेंगे तीसरा। अब हम सोचेंगे, देखिए मेरे पास एक रिएक्शन इसके लिए हुआ, कार्बन के कंबशन के लिए एक रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन के लिए दूसरा रिएक्शन, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए अपने पास क्या हो गया यार, तीसरा रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे 1 और 2 को ऐसे रिलेट करना है कि तीसरा रिएक्शन आ जाए, ठीक, क्योंकि 1 और 2 जैसे रिलेट होगा, इस तीसरे रिएक्शन का डेल्टा एच भी वैसे ही रिलेट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत पॉसिबिलिटी है, या तो पहले और दूसरे रिएक्शन को जोड़ के मुझे तीसरा रिएक्शन आए,
ठीक है, या तो पहले और दूसरे रिएक्शन को घटा के मुझे 1 - 2 करके तीसरा है, या फिर 2 - 1 करके तीसरा है, या फिर 2 × 1 - 3 × 2 करके ऐसा है तीसरा रिएक्शन, या फिर 3 × 1 - 2 × 2 करके तीसरा रिएक्शन है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी। तो आप तीनों लिख लीजिएगा और उसके बाद 1 2 को रिलेट करके 3 को लाइए। ठीक, तो आपका ऐसा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, क्योंकि जो उस रिएक्शन में जैसे 2i - 3 2 अगर थर्ड रिएक्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके एंथैल्पी में भी यही रिलेशन होने वाला है। ठीक, तो ये जनरल मेथड था इसको सॉल्व करने का। आप देख के आगे बढ़ते हैं। मैंने जो बताया आपको वही करूंगा, मैं कुछ नया नहीं करूंगा। मैंने क्या किया फ्रेंड, रिएक्शन लिखा। क्या रिएक्शन कंसिडरेशन में है, देखिए अपना कार्बन जल रहा है। कार्बन जलेगा तो किसके प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो हमने रिएक्शन लिखा C सॉलिड प्लस O2 गैस CO2 गैस बनाता है, जिसका डेल्टा H गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी यार जल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड O2 गैस के प्रेजेंट में जला, CO2 गैस बना, बस हमने रिएक्शन को बैलेंस किया इसलिए हाफ O2 लिखा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस किया इसलिए हाफ O2 लिखा। ये रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस है, नहीं लिखा। यहाँ पे बैलेंस करना था रिएक्शन को तो लिखा। ठीक है, तो इसका भी डेल्टा H गिवन है। अब यार हमने कहा था कि पहला और दूसरा रिएक्शन जो हम लिखते हैं, जब तीसरा जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि बताइए CO जो फॉर्म होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म होगा उसका हिट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो CO जो फॉर्म होगा वो तीसरा रिएक्शन क्या होगा, C सॉलिड प्लस हाफ O2 CO बनाएगा। राइट, देखिए यही तो तीसरा रिएक्शन होगा अपना, होगा। अब देखिए ये तीसरा रिएक्शन कैसे आ रहा है, अगर हम 1 - 2 कर दें, क्या कर दें 1 - 2, देखिए अगर 1 से अगर 2 को घटाएं तो घटाइए क्या होगा, देखिए आराम से C सॉलिड, देखिए C सॉलिड ये तो रहेगा ही, O2 गैस माइनस हाफ O2 गैस, तो O2 बचेगा। ठीक है, CO इधर बच जाएगा तो CS माइनस CO, तो ये माइनस CO उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा CO। ठीक, माइनस CO इधर आएगा ना, और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये CO2 माइनस CO2 जीरो, मतलब खत्म। मेरा रिएक्शन ये आ रहा है, मतलब अगर हम 1 से 2 को घटा रहे हैं तब हमको थर्ड पता चल रहा है जो मेरा बेसिकली करना है। ठीक है, तो मतलब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है यार वही पूछ रहे थे। इस रिएक्शन की एंथैल्पी वही होगी जो एंथैल्पी इसकी और इसकी में, इस और इस रिएक्शन में जो रिलेशन है, ठीक, वही रिलेशन का एंथैल्पी इसका होगा। तो 1 - 2 करके ये रिएक्शन आ रहा है, तो मतलब इंथाल्पी जो इस रिएक्शन का इंथाल्पी होगा वो इंथाल्पी 1 का इंथाल्पी -2 का इंथाल्पी होगा। तो 1 का इंथाल्पी क्या है -393.5 माइनस ऑफ -283.5। तो इसको आप कर लीजिएगा सिंप्लीफाई, तो आएगा -1110 किलो जूल पर मोल। अगर किसी रिएक्शन का यार इंथाल्पी निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंथैल्पी अगर एंथैल्पी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, डेल्टा एच क्या होता है जी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, एनी रिएक्शन, ठीक है, एनी रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट होता है डेल्टा एच किसी रिएक्शन का। ठीक है, तब देखिए डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या है जी, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब है कि जो डेल्टा एच प्रोडक्ट होगा वो कम होगा डेल्टा एच रिएक्टेंट से, तभी तो ये निगेटिव होने वाला है। ठीक है, तो हो जाएगा, मतलब ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, ये सब आप देख लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन है जेई मेन रिवीजन के लिए। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप बोलिएगा, मैं इसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है फिर से एक लल्लू सा क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो जेई मैंने पूछा है। ठीक है, if enthalpy of atomization for Br2 is x kilojoule per mole and bond enthalpy of Br2 is y kilojoule per mole, the relation between them is what? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जेई में 9 जनवरी 2020 मॉर्निंग शिफ्ट यानी शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरह का ग्राफ हम पढ़ते हैं यार, थर्मो में पढ़ते हैं कि नहीं,
इस तरह का ग्राफ पढ़ते हैं कि नहीं? ठीक, अब देखिए क्या क्या दिया है अपना बेसिकली। Br2 जो लिक्विड है, ठीक है, ये 2Br गैस बनाता है, तो सीधे ये एटोमाइजेशन हुआ है, तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन दिया हुआ है x किलो जूल पर मोल। अब देखिए ये Br2 लिक्विड से 2Br गैस बनने का दो पॉसिबल पाथ हो सकता है। पहला पॉसिबल पाथ हो सकता है कि इसको सीधे एटोमाइज करके 2Br गैस बना दे, ठीक है, इस पाथ से। ठीक, दूसरा ये हो सकता है कि Br2 लिक्विड को पहले Br2 गैस बनाए डेल्टा एच वेपोराइजेशन से, ठीक, और फिर Br2 गैस को उसका बॉन्ड तोड़ के, जो भी Br बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को फिर तोड़ के 2Br बनाऊं। ठीक है, 2Br कहने का मतलब कि Br प्लस Br, ठीक, ये बनाऊं मैं, तो मतलब इसका बॉन्ड तोड़ूं। तो ये भी पॉसिबल पाथवे हो सकता है Br2 लिक्विड को 2Br गैस बनाने का। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी Br2 लिक्विड से 2Br गैस बनना है, लेकिन दो पॉसिबिलिटी यहां दिख रही है। तो देखिए डेल्टा एच एटोमाइजेशन दिया हुआ x किलो जूल पर मोल, तो ये इस पाथ से तो x किलो जूल। देखिए अब क्या है, हर एक पाथ से जो डेल्टा एच होगा वो सेम होगा, क्योंकि रिएक्शन का डेल्टा एच डिफरेंट नहीं हो सकता है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच डिफरेंट नहीं हो सकता है। अब जो डिफरेंट पाथ से रिएक्शन होगा, सबका अगर जोड़े डेल्टा एच तो सेम आएगा, क्योंकि तब तो पॉसिबल ही नहीं रिएक्शन होना, अगर डेल्टा एच डिफरेंट आ गया तो दो पाथ है, तो इस पाथ से तो डेल्टा एच दिख रहा है। ठीक है, अब इस पाथ से कितना होगा डेल्टा एच, इस पाथ से एक ही स्टेप है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, x किलो जूल पर मोल। सही है, अब इस पाथ से टोटल डेल्टा एच क्या होगा, इस पाथ से जो डेल्टा एच होगा वो होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन। पहले डेल्टा एच वेपोराइज, जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा इस पाथ से, पाथ नंबर 2 मान लीजिए इसको, और इसको पाथ नंबर 1, तो पाथ नंबर 2 से जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में भी कुछ एनर्जी लगेगा। तो डेल्टा एच जो रिएक्शन का होगा वो पाथ 1 से डेल्टा एच एटोमाइजेशन होगा, और पाथ 2 से होगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी। ठीक, तो हमने क्या कहा कि डेल्टा एच रिएक्शन तो सेम ही होना है दोनों पाथ से, तो ये इक्वल होगा। ठीक, इक्वल होगा। देखिए डेल्टा एच एटोमाइजेशन क्या है, x, डेल्टा एच वेपोराइजेशन नहीं है, ठीक है, प्लस पता है, बॉन्ड एनर्जी ये है y। अब ऐसा इक्वेशन बनाया तो x माइनस वाई इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अब x माइनस वाई जो कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो x माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या है, ग्रेटर देन y, मतलब ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन तो करना ही, इस टाइप के क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या जेईई मेन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेन में। ठीक है, अगर आप उसे कंसिडर करके चलिए तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कितना डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, देखिए जेईई मेन 2020 9 जनवरी शिफ्ट 2 पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मुझे s और डेल्टा s का इक्वेशन पता होना चाहिए, उतना में हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बस इक्वेशन पता हो उतना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं इतना हाई फाई कि फिर बाद में s और डेल्टा s भी डिराइव करके लाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इक्वेशन का फॉर्म याद होना चाहिए प्लीज, जब आप जेईई मेन का कर रहे हैं। एडवांस का करेंगे तो उसके लिए अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, प्लीज इस चीज को समझें। इसलिए मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जाते हैं और हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, ये देखने में आसान लगता है और आसान है भी, लेकिन हम लोग गलत करके आते हैं। देखिए इसमें बेसिकली डेल्टा एस का बस इक्वेशन याद है कि इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, और एस टी का डिफिनेशन याद है कि एनसी डी टी बाई टी का इंटीग्रल। तो आप कह दीजिएगा कि अच्छा डेल्टा एस में भी टी आ रहा है, डेल्टा एस टी में भी टी आ रहा है, मतलब एस में भी, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसलिए कराया ताकि आपको ये एहसास हो, ठीक, कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मुझे एक एक चीज, बेसिक चीज, फॉर्मूला सारे याद रखने चाहिए, बेसिक डिफिनीशन सारे। देखिए जेईई मेन में आपको सारे बेसिक डिफिनीशन पता होना चाहिए, आपको सारे बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आपको उससे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ कुछ, उससे ज़्यादा आपको कुछ जेईई मेन में पूछ ही नहीं सकता। ठीक, जेईई एडवांस की अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है, जेईई एडवांस जब होगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है।